हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 के हिस्ट्री से चैप्टर 3 एनसीईआरटी के बुक से द दिल्ली सुल्तान्स यानी दिल्ली के सुल्तान। इन चैप्टर 2 वी सा दैट रीजन्स लाइक दैट कावेरी डेल्टा बिकम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स। चैप्टर 2 में हमने देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्रों राज्यों के केंद्र बन गए थे। Did you notice that there was no mention of a kingdom with Delhi as its capital? आपने देखा होगा, उसमें गौर किया होगा कि चैप्टर 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। That was because Delhi became an important city only in the 12th century. और ऐसा इसलिए क्योंकि जो दिल्ली थी 12वीं शताब्दी में ही एक महत्वपूर्ण शहर बनकर सामने आई थी। Take a look at table 1. Delhi first became the capital of a kingdom under the Tomar Rajputs, who were defeated in the middle of the 12th century by the Chauhans of Ajmer. तालिका 1 में आप देखेंगे कि पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में ही दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया था। It was under the Tomars and Chauhans that Delhi became an important commercial center. तोमर और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना था। Many rich Jain merchants live in the city and constructed several temples. बहुत सारे धनी लोग जो थे इस शहर में रहते थे और उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। Coin minted here called Delhi Wall had a wide circulation. यहाँ पे देहली वॉल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। The transformation of Delhi into a capital that controlled vast area of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of 13th century. 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत ही बड़े क्षेत्र पर फैला था। टेबल 1 अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 डायनेस्टी दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। टेबल 1 को देखें और उसमें जाने आप कि 5 वंशों की पहचान करिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी थी। ये है टेबल 1 जिसको आप देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तोमर और चौहान्स थे। तोमर का जो राजा था वो था अनंगपाल और चौहान जो थे वो पृथ्वीराज चौहान थे। जो तोमर थे 1130 ईस्वी से 1145 ईस्वी तक थे और जो चौहान्स थे 1165 से लेके 1192 ईस्वी तक वहाँ पे राज किए थे। अर्ली तुर्किश रूलर्स, उसके बाद वहाँ पे जो तुर्किश रूलर्स आए वह 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक वहाँ पे रहे, जिसमें है कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया एंड गजियासुद बलबन। नेक्स्ट है खलजी डायनेस्टी जो 1990 से 1320 तक वहाँ पे राज करती है, जिसमें है पहला जलालुद्दीन खलजी जो 1290 से 1296 ईस्वी तक 6 साल का इसका कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी जो 1296 से 1316 ईस्वी तक वहाँ पे रहता है। उसके बाद जो है तुगलक डायनेस्टी वहाँ पे आती है जो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक वहाँ पे राज करती है, जिसके 3 राजा हुए गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट सैयद डायनेस्टी आती है जिसके खिज़्र खां 1414 से 1451 ईस्वी के बीच वहाँ पे राज करते हैं। लोधी डायनेस्टी जो 5th डायनेस्टी है वो है लोधी डायनेस्टी, जिसका जो राजा है बहलोल लोधी है जो 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक लोधी डायनेस्टी वहाँ पे रहती है। The Delhi Sultanate built many cities in the area that we now know as Delhi. जो दिल्ली सल्तनत है जिसको हम दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ पे कई सारे जो हैं सुल्तानों ने नगर बसाए। लुक एट मैप 1 एंड लोकेट दिल्ली ए कुहना, सिरी एंड जहानपना। मैप 1 में आपको दिल्ली ए कुहना को लोकेट करना है। ये है मैप नंबर 1 जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली ए कुहना है। अब हम आगे देखेंगे, ये हमने 5 रूलर्स को देखा जो दिल्ली में राज किए थे। फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स, दिल्ली के जो सुल्तान्स थे इनके बारे में जानकारी हमें कैसे मिली। Although inscriptions, coins and architecture provide a lot of information,
Especially valuable are histories, Tariq, Tawarikh, written in Persian, the language of administration under the Delhi Sultans. हालांकि अभिलेख, सिक्के और स्थापत्य कला के माध्यम से हमें काफ़ी सूचना मिलती है, लेकिन और भी महत्वपूर्ण वे हैं इतिहास, तारीख, तवारीख, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे. The authors of Tawarikh were learned men, secretaries, administrators, poet and courtiers who both recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the importance of just rule. तवारीख के जो लेखक होते थे वे सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधित सलाह भी देते थे. वे न्याय संगत शासन के महत्व पर अधिक बल देते थे. Keep the following edition details in mind. The authors of Tawarikh lived in cities, mainly Delhi. आप इन बातों को भी ध्यान में रखें कि जो तवारीख के लेखक होते थे वे विशेषकर नगरों में रहते थे, मुख्य रूप से वे दिल्ली में रहते थे. एंड हार्डली एवर इन विलेज, और मुश्किल से ही कोई ऐसा था जो गाँवों में रहता था. They often wrote their history for Sultan in the hope of rich reward. वे अक्सर जो सुल्तानों के बारे में लिखा करते थे इतिहास, उनसे ढेर सारे इनाम पाने की आशा में लिखते थे. These authors advised ruler on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. ये जो लेखक होते थे अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे, और उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वो ऐसा ही सलाह राजाओं को देते थे. इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम सुल्तान. 1236 ईस्वी में जब सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया को सुल्तान बनाया जाता है, द क्रॉनिकल एज ऑफ मिन्हाज सिराज recognized that she was more able and qualified than all her brothers. तो उस समय के इतिहासकार जो मिन्हाज सिराज थे उन्होंने यह पाया कि जो रजिया थी वह अपने सभी भाइयों से ज़्यादा सक्षम थी, एबल थी. बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर. लेकिन फिर भी वे उस समय इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता देंगे. नॉर वेयर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट्स टू रूल इंडिपेंडेंटली. और दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे. शी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1214. और इसलिए उसे 1240 ईस्वी में सिंहासन से हटा दिया गया था. फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द इंपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तनत. दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक. इन द अर्ली 13th century, the control of the Delhi sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों के से परे शायद ही कभी फैला था. द सुल्तान्स seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute और प्लंडर फॉर सप्लाईज. शहरों से संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था. हम जानेंगे गैरिसन टाउन क्या है. गैरिसन टाउन इज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्डर्स. किलेबंद बसाव होता था जहाँ पे सैनिक रहा करते थे, उसे ही गैरिसन टाउन कहा गया है. Controlling garrison town in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के जो गैरिसन शहर थे उनका नियंत्रण बहुत ही कठिन था. Rebellion war, even bad weather could snap fragile communication routes. बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे. Delhi authorities was also challenged by Mongol invasions from Afghanistan and by governor who rebelled at any sign of the Sultan's weakness.
शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर और उन सूबेदारों से बराबर चुनौतियां मिलती रहती थी जो जरा जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। द सल्तनत बैरली सर्वाइव्ड दिस चैलेंजेस। और जो सल्तनत थी इसके चलते बहुत ही मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाई हुई थी। इट्स कंसोलिडेशन अकर्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गयासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपांसन अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड मुहम्मद तुगलक। इस संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ था और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। The first set of campaigning along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। ड्यूरिंग दिस कंपेनियंस फॉरेस्ट वेयर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना द्वाब एंड हंटर गैदरर्स एंड pastoralists expelled from their habitat. इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। These lands were given to peasants and agriculture was encouraged. और इन भूमि को जो था किसानों को दे दिया गया और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। New fortresses, garrison town and towns were established to protect trade route and to promote regional trade. व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के लिए नए किले गैरिसन शहर बसाए गए। The second expansion occurred along the external frontier of the Sultan. जो दूसरा विस्तार था सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। Military expeditions into southern India started during the reign of Alauddin Khilji and culminated with Muhammad Tughlaq. अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए और ये अभियान मुहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन देयर कंपेनियंस सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट हॉर्सेस एंड स्लेव एंड कैरिड अवे प्रीसियस मेटल्स। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। बाय द एंड ऑफ मुहम्मद तुगलक रीजन 150 years after somewhat humble beginning, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी मगर 150 वर्षों के बाद मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का यह एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। दे हैड डिफीटेड रिवल्स आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज। उन्होंने सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन इट्स रियल्म। और जो सल्तनत था इसने सूबेदार और प्रशासक मुकदमों के फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी। लेकिन इतने विशाल क्षेत्रों पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था। अ क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजीज एंड तुगलक। खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन। The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators. दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए एक विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी। Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governor, the early Delhi Sultanate, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called बंदगान in Persian. दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था।
They were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdoms. उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था. Since they were totally dependent upon their master, the Sultan could trust and rely upon them. और क्योंकि वह पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकता था. The Khaljis and Tughlaq continued to use Bandgan and also raised people of humble birth who were often their clients to high political position. खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे तथा साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे. They were appointed as generals and governors. However, these also introduced an element of political instability. ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी. Slaves and clients were loyal to their master and patrons, but not to their heirs. जो गुलाम होते थे अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार होते थे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार नहीं होते थे. न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट. जो नए सुल्तान होते थे उनके अपने नौकर होते थे. एज अ रिजल्ट द एसेशंस ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफ्टन सा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबेलिटी. फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकरार शुरू हो जाती थी. द पेट्रोनेज ऑफ दिस हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो सॉक्ड मेनी इलियट्स and the authors of Persian Tawarikh criticized the Delhi Sultan for appointing the low and base born to high offices. सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पद पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है. Like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaq's monarch appointed military commanders as governor of territory of varying sizes. पहले के सुल्तानों की ही तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाके के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया. These lands were called इक्ता and their holder was called इक्तादार और मुक्ति. ये जो भूमि होती थी इसे इक्ता कहते थे और इसको संभालने वाले व्यक्ति को इक्तादार या मुक्ति कहते थे. द ड्यूटी ऑफ द मुक्तिज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास. जो मुक्ता होते थे उनका जो काम था अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ता में कानून और व्यवस्था को बनाए रखना. इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तिज कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी. बदले में वे इलाकों से राजस्व वसूल करते थे. दे ऑल्सो पेड देयर सोल्डर फ्रॉम दिस रिवेन्यू. और इस रिवेन्यू से, इस राजस्व से वे अपने सैनिकों को भी कुछ देते थे, पैसा देते थे. कंट्रोल ओवर मुक्तिज वाज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वाज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वेर असाइंड इक्ताज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड. मुक्ता लोगों पर काबू रखना का सबसे जो प्रभावी तरीका था वह यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका जो स्थानांतरण कर दिया जाता था. द हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस वेयर रेगुलरली इम्पोज्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक. सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ा ही सख्ती से पालन होता था. अकाउंटेंट्स वेयर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तास. मुक्ति लोगों के द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे. Care was taken that the Mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers. और इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार ही
सैनिक रखे, ज़्यादा सैनिक न रखे और ज़्यादा कर भी ना वसूले, इस बात का ध्यान रखा जाता था। As the Delhi Sultans brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Samanta aristocrats and rich landlords to accept their authorities. जब दिल्ली सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी, सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अंडर अलाउद्दीन खिलजी, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया था। The rights of the local chieftains to heavy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes. स्थानीय सामंतों से कर के कार्य को कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया था, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया जाता था। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर मेजर्ड द लैंड एंड कीप्ड केयरफुली अकाउंट्स। जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेटर होते थे वह खुद ही जमीन की पैमाइश करते थे और इसका हिसाब बड़ी ही सावधानी से रखते थे। सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टेंस एंड लैंडलॉर्ड सर्व्ड द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड एक्सेसर्स। There were 3 types of taxes. कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय पे 3 तरह के कर थे। पहला था कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था। दूसरा था कृषि कर में 50% लगभग उपज का होता था और दूसरा था मवेशियों पर कर, यानी कि पशुओं पर कर, तथा तीसरा था घरों पे कर। उस समय भी ये सारे टैक्स लिए जाते थे। It is important to remember that large parts of the subcontinent remained outside the control of Delhi Sultans. यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर था। It was difficult to control distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became independent. दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण करना कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। Even the Gangetic Plain, there were forested areas that Sultanate forced could not penetrate. Local chieftains established their rule in these regions. यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे सुल्तान की सेनाएं जाने में सक्षम नहीं थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा के रखा हुआ था। Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas but only for a short duration. कभी कभी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती से अपना अधिकार तो जमा लिया, लेकिन फिर भी वह अधिकार कुछ ही समय तक वहाँ पे उनका रह पाता था। The Mongol under Genghis Khan invaded Transoxiana in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate forced their onslaught soon after. चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्शियाना पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। ट्रांसओक्शियाना जो है वो आधुनिक उज्बेकिस्तान का एक हिस्सा है। मंगोल अटैक्स ऑन द दिल्ली सल्तनत increased during the reign of Alauddin Khilji and in the early years of Muhammad Tughlaq rule. अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोल के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। This forced the two rulers to mobilize a large standing army, which posed a huge administrative challenge. Let's see how two sultan deal with this. अब हम देखते हैं कि ये दोनों सुल्तानों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। In this list of Muhammad Tughlaq's failures, we sometimes forget that for the first time in the history
of Sultanate, a Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory. मोहम्मद तुगलक के इतने सारे फेल्योर को, असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने का अभियान की योजना बनाई थी. Unlike Alauddin's defensive measure, Muhammad Tughlaq's measures were conceived as a part of military offensive against the Mongols. यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहाँ मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा थे. द सल्तनत इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत. टेक अ लुक एट टेबल नंबर 1 अगेन. टेबल 1 को आप दोबारा से देखें. यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक्स द सैयद एंड लोदी डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा until 1526. जब आप टेबल नंबर 1 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य था. बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान and the entire South India had independent rulers who established flourishing states and proposers capitals. तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सा द इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड द राजपूत्स. उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे. इसी काल में अफगान और राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभर खड़े हुए. Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administrated. इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था. शेर शाह सूरी started his career as the manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal Emperor Humayun. शेर शाह सूरी जो 1540 से 1545 ईस्वी तक राज किया, उसने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में अपना काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दे दी. मुगल सम्राट जो हुमायूं था, उनका कार्यकाल 1530 से 1540 ईस्वी के बीच और 1555 से 1556 ईस्वी के बीच तक का था. तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चुनौती दी और उसे परास्त भी किया. शेरशाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टैब्लिश हिज ओन डायनेस्टी. शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया. ऑल्दो द सूर डायनेस्टी रूल्ड फॉर only 15 years, it introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient. शेरशाह का जो सूरवंश था, उसने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर अपने और उन्हें और भी ज़्यादा चुस्त दुरुस्त बना दिया. शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकम द मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्पायर अकबर व्हेन ही कंसोलिडेट द मुगल एम्पायर. महान सम्राट अकबर, जिनका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था, उसने जब मुगल सम्राट को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था. सो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है. हम अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर में मिलते हैं, जो कि होगा चैप्टर नंबर 4. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें.